पूरी किस्त ससुराल में। बिल्कुल यार, नीचे गार्डन है, बच्चों के लिए प्ले एरिया और सोचो एक मिनी थिएटर भी है। थिएटर मतलब फिल्म देखने का? हाँ यार, हर वीकेंड वहाँ मूवी लगती है, सब फैमिली वाले वहीं मिलते हैं। वाह, मजा आ गया सुनकर। और तो और स्विमिंग पूल भी है, क्लब हाउस भी, मतलब वहाँ रहना ही अपने आप में क्लास की बात है। अच्छा, अरे वाह। और वहाँ कोई पुरानी कॉलोनी टाइप वाले लोग नहीं है, सब पढ़े लिखे स्टैंडर्ड स्टेटस वाले लोग रहते हैं। अरे भाई, हम लोग तो छोटे लोगों की कॉलोनी में है ना। नहीं सुमन, मैं बस कह रही हूँ कि वहाँ सबके पास कार है, हर घर में एसी, सबका अपना स्टैंडर्ड है। महक अब ऑफिस से सीधा घर आई, लेकिन उसका दिमाग अब भी मोना की बातों में ही उलझा हुआ था। उसने सोच लिया था कि अब इस छोटी कॉलोनी से निकलकर खुद भी एक अच्छे सोसाइटी वाले फ्लैट में रहेगी। जैसे ही प्रभाकर घर आया, उसने सीधे उससे ये बात छेड़ दी। सुनिए ना प्रभाकर, एक बात कहनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? बहुत सोच में लग रही हो। देखो ना, 2 साल हो गए इस घर में, ना लोकेशन ढंग की है ना लोग। मैं यहाँ बहुत बोर हो गई हूँ। अरे अचानक ये सब क्यों सोच रही हो? ऑफिस में मोना की बातें सुनकर लगा कि हम भी अच्छा फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं। देखो, पूजा की शादी, मम्मी की जिम्मेदारी, ये सब भी तो है ना। अरे पूजा की शादी अभी 3-4 साल बाद होगी और हम दोनों जॉब कर रहे हैं ना, ईएमआई मैनेज हो जाएगी। बात तो सही है, और हाँ, तुम भी गम कमाने वाली नहीं हो। बिल्कुल। और देखो, आजकल रहन सहन भी तो जरूरी है। सोसाइटी की लाइफ यहाँ से अच्छी होगी, फिर हमारा स्टैंडर्ड भी सही होने लगेगा। ठीक है, देखते हैं, 3 BHK फ्लैट ढूंढते हैं अच्छी लोकेशन पर। बिल्कुल, मैं भी पता करती हूँ। अगले ही हफ्ते प्रभाकर ने एक अच्छी सोसाइटी में 3 BHK फ्लैट ढूंढ लिया। बैंक से लोन अप्रूव हुआ, ईएमआई बन गई और कुछ ही समय में पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो गया। नया घर देखकर सबके चेहरे खिल उठे। नई सोसाइटी, नई शुरुआत, नया जोश सबके भीतर दिख रहा था। बेटा, ये घर तो सपना जैसा लग रहा है, भगवान तुझे और तरक्की दे। मम्मी, आपको अच्छा लगा तो मेरी मेहनत सफल हुई समझो। वाह भैया, अब तो मैं मेरी फ्रेंड्स को बुलाकर यहाँ पार्टी करूंगी। और मम्मी जी, अब आपके और पूजा के लिए एक पूरा कमरा है। तू बहुत समझदार है बहू, तूने मकान को घर बना दिया। और हाँ, अब यहाँ कोई भी रिश्तेदार आए तो तीसरे कमरे में आराम से रह सकता है, हर किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और यहाँ का माहौल तो देखो कितना साफ सुथरा है, और सबके घरों में गाड़ियां भी है। बहुत क्लासी लोग रहते हैं यहाँ। कुछ ही दिनों में महक का दिमाग अब सोसाइटी के स्टैंडर्ड लाइफ में रमने लगा था। जब उसने देखा कि हर घर के सामने एक कार खड़ी है और सभी घरों में एसी लगे हैं, तो उसने भी प्रभाकर से कार खरीदने की जिद की। प्रभाकर, अब हमें भी कार ले लेनी चाहिए। अरे पर अभी तो ईएमआई चल रही है घर की। पता है, लेकिन देखो ना, बाकी सबके पास कार है। अगर हमारे पास नहीं हुई तो लोग बातें बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे ईएमआई थोड़ा और बढ़ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं फालतू मांग रही हूँ? अरे ये अब नेसेसिटी बन गई है। हाँ हाँ ठीक है, वैसे उससे ऑफिस जाना भी आसान हो जाएगा। एसी कार ही लेना, तभी सबको लगेगा कि हमारा भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, कल ही बुक कराता हूँ एक अच्छी सी कार। प्रभाकर ने ज्यादा मना नहीं किया और उसने 5 साल की ईएमआई पर एक नई एसी कार ले ली। वाह बेटा, गाड़ी ले ली, अब तो हमारी इज्जत और बढ़ गई इस सोसाइटी में। हाँ मम्मी जी, अब जो भी यहाँ आएगा ना, हमारे घर की तरफ देखकर बोलेगा, वाह क्या लाइफ है इनकी। मेहनत से सब कुछ मिल ही जाता है, बस एक दूसरे का साथ बना रहना चाहिए। अब महक और प्रभाकर की जिंदगी पहले से बहुत बदल चुकी थी। नया घर, नई कार और सोसाइटी की चमक दमक में वो लोग पूरी तरह रम चुके थे। लेकिन एक दिन महक ने बालकनी में खड़े होकर दिखा, अरे यार ये क्या, सबके घर में तो एसी लगी है, मतलब ये भी बहुत जरूरी है। महक को अब सोसाइटी में अपनी पहचान बनानी थी। हर घर में एसी लगे थे, लोग शाम को बालकनी में चाय पीते हुए बातें करते और वो खुद को पिछड़ा महसूस करती। उसने फैसला कर लिया कि अब चाहे जैसे भी हो उसे एसी लगवाना है, ताकि उसका स्टैंडर्ड भी सोसाइटी में चल सके। प्रभाकर, मैं सोच रही थी हमें भी एक एसी लगवा लेना चाहिए। महक, अभी अभी कार ली है, ईएमआई वैसे ही टाइट चल रही है, अब एसी? अरे पर सबके घरों में है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग कुछ नहीं सोचेंगे, उन सबकी अपनी अपनी हैसियत है। तो क्या हमारी कोई हैसियत नहीं है? क्या मैं दूसरों से कम हूँ? अरे ऐसा मैंने कब कहा, लेकिन ईएमआई का भी हिसाब समझो यार। अरे ईएमआई से ज्यादा जरूरी सोसाइटी में इज्जत है। ठीक है,
जो तुम चाहो, मैं मना नहीं कर रहा। थैंक यू प्रभाकर। अब मेरा सिर सोसाइटी में सबसे ऊंचा होगा। घर में एसी लग गया, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे। महक के इस एक फैसले ने घर की कमर तोड़ दी। अब प्रभाकर की पूरी सैलरी ईएमआई में चली जाती और महक की सैलरी से घर चलता। पूजा की शादी के लिए पैसे जोड़ना तो दूर, बचत तक नहीं हो पा रही थी। तभी एक दिन पूनम की तबीयत अचानक खराब हो गई। हे भगवान, मेरी कमर में बहुत दर्द है, कोई अस्पताल ले चलो। सॉरी मम्मी जी, आज मेरी मीटिंग है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, आप इनको ले जाओ। अरे मेरा भी प्रोजेक्ट चल रहा है और छुट्टी ली तो सैलरी कटेगी। नहीं, मैं नहीं ले जा सकता, तुम ले जाओ। अरे बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे दर्द में कैसे रहूं। भाभी, एक दिन की छुट्टी से कुछ नहीं बिगड़ेगा, मम्मी की हालत तो देखो। तुम नहीं समझोगी पूजा, ऑफिस जाना जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मम्मी, मैं शाम को ले चलूंगा, अभी थोड़ा संभाल लो। हाय राम, ऐसी बहू किसी को ना मिले जो दर्द में भी अकेला छोड़ दे। कुछ दिन बाद पूनम ने जब खुद को थोड़ा ठीक महसूस किया तो उसने महक से एक बात छेड़ी। महक बेटा, अब तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं, बच्चे का भी तो सोचो। जी मम्मी जी, सोचूंगी। रात के समय प्रभाकर, मम्मी जी कह रही थी कि अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर ईएमआई, घर का खर्च। हाँ, उसको तो मेंटेन करना होगा ना। खैर छोड़ो, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है, चलो प्लान करते हैं। अगले दिन घर में पूजा महक से मजाक करके उसे छेड़ने लगी। लो, अब तो इस घर में नैप्पी की खुशबू आने लगी है। चुप कर पूजा, वैसे तुम ही संभालना उसे, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहूंगी। भाभी पहले माँ तो बनो, फिर देखेंगे। महक बहुत एक्साइटेड थी। ऑफिस में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक रहती थी। लेकिन एक दिन, मैम आप ठीक तो है ना? ये अचानक इतनी लंबी छुट्टी का फॉर्म क्यों भर रही हैं? मैं प्रेग्नेंट हूँ यार महक, अब मुझे 1 से 1.5 साल की छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन इतनी लंबी छुट्टी? बेबी होने के बाद कम से कम 1 साल उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, और खुद का भी। ओह गॉड, हम तो कैसे भी करके घर चला रहे हैं, ऐसे में सिर्फ प्रभाकर की सैलरी से कुछ नहीं चल पाएगा। जब तुम्हें बेबी होगा ना, तब तुम समझोगी कि जिम्मेदारी आसान नहीं होती। हाँ जी मैम, बिल्कुल। महक घर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। प्रभाकर ने पूछा तो उससे सारी बात बताई। ये सुनकर दोनों सोच में डूब गए। तो अब क्या सोच रही हूँ महक? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर मैं छुट्टी लूंगी तो घर कैसे चलेगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे लेकिन तुम्हारी पूरी सैलरी ईएमआई में चली जाती है। हाँ, और मम्मी की तबीयत भी आजकल अचानक से खराब हो जाती है। बेबी होने का मतलब है मुझे पूरा कम से कम 2 साल घर बैठना पड़ेगा, फिर क्या होगा? शायद हमें अभी रुक जाना चाहिए। लेकिन मैं चाहती थी कि इस घर में भी बेबी हो। अरे होगा ना, बस थोड़ा और वक्त चाहिए हमें। महक और प्रभाकर ने बच्चे की प्लानिंग फिलहाल टाल दी, लेकिन ये फैसला उनके दिल में कसक छोड़ गई। लेकिन महक अब मां बनने के ख्याल में इतनी खो गई कि उसने सोच लिया चाहे जैसे भी हो शुरुआत तो करनी है। प्रभाकर, अगर हम कुछ लोगों से उधार ले लें तो कम से कम एक शुरुआत तो हो सकेगी ना? पता नहीं महक, कोशिश कर सकते हैं, शायद कोई हमारी मजबूरी समझे। अब दोनों ने अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी दरवाजा खटखटाते, जवाब में सिर्फ ताने और बेइज्जती मिलती। फिर बहुत सोच समझकर महक अपनी मामी को कॉल लगाती है। अरे बेटा, जब तेरी औकात नहीं थी तो सोसाइटी में फ्लैट क्यों खरीदा? अब नाटक कर रहे हो, मदद चाहिए मदद चाहिए। महक अपने दोस्त को कॉल करती है। यार सुमन, अर्जेंट में कुछ पैसे चाहिए, मैं धीरे धीरे दे दूंगी। क्यों, क्या हुआ? वैसे मैंने सुना है तूने अभी फ्लैट और नई कार भी ली है। हाँ यार, उसके अलावा भी ना बहुत खर्चा हो गया है। हम लोग ना एक प्लान कर रहे हैं, उसमें थोड़ी मदद कर देगी? महक, तू कितनी बेशर्म हो गई है। प्लान तेरे हैं और भीख मुझसे मांग रही है। अगर तेरी औकात नहीं थी तो छोटे सपने देखा करना। ये सुनकर महक कॉल काट देती है। उधर प्रभाकर अपने कॉलेज के फ्रेंड से बात करता है। प्रभाकर, तू भी गजब है यार, ईएमआई तो भर नहीं पा रहा, बच्चा पैदा करने का सपना देख रहे हो, वो भी उधारी का। देख भाई, जब औकात ना हो तो जमीन पर रहना चाहिए। बच्चा पैदा करे तू और उसका खर्चा उठाऊं मैं, हद है बेशर्मी की। अब महक एक रिश्तेदार से मदद मांगती है। महक, तुमसे ये उम्मीद ना थी,
दूसरों से उधार लेकर जिंदगी चलानी है क्या तुम लोगों को? अब प्रभाकर पड़ोसी शर्मा जी से मदद मांगता है। बेटा, जब जेब खाली हो ना तो जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। पास में खड़ी एक और पड़ोसन फुसफुसाती है। देखो, पैसे है नहीं और बच्चा चाहिए इनको। इन लोगों की तो सोच ही गिरी हुई है। ये सब सुनकर महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हम इतने बुरे हैं कि कोई हमारी मजबूरी भी नहीं समझ सकता? न कोई दोस्त, न रिश्तेदार, न पड़ोसी, कोई उन दोनों की मदद नहीं करता। अब महक और प्रभाकर बचत के हर तरीके अपना रहे थे। सब्जी, दूध, राशन सब सीमित खरीदते थे, लेकिन सोसाइटी वालों को ये सब चुभने लगा था। एक दिन जब महक सब्जी ले रही थी तो सब्जी वाली औरत ने सबके सामने उसको ताना मार दिया। मेम साहब, हर बार 4-5 रुपए के लिए लड़ती है, शर्म नहीं आती क्या? इतने बड़े फ्लैट में रहती है, फिर भी 10-10 रुपए के लिए बहस करती है। पास में खड़ी औरतें हंस पड़ती हैं। इसको देखो, इसको देखकर लगता नहीं कि ये सोसाइटी की है। इनकी औकात ही नहीं है, पता नहीं इनको ये फ्लैट कैसे मिल गया। अरे मैं सिर्फ थोड़ा कम लेना चाह रही थी और तू ऐसे बोल रही है। मार्केट से 3 गुना ज्यादा दाम में तो सब्जी बेचती हो तुम। अरे मैडम, ये सोसाइटी है, झुग्गी झोपड़ी थोड़ी ना है जो यहाँ सड़ी सब्जियां देकर जाऊंगी। यहाँ बड़े लोग रहते हैं, फटीचर नहीं। ये सुनकर पास खड़ी सारी औरतें महक पर हंसने लगती हैं और वो गुस्से में घर आ जाती है। अगले दिन अचानक शाम को पूनम की तबीयत बिगड़ गई। ये देखकर प्रभाकर और महक घबरा गए। प्रभाकर, जल्दी से कार निकालो, हमें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। भाभी, मम्मी ठीक तो है ना? परेशान मत हो पूजा, मम्मी जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पूनम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर जिसने पूनम का केस लिया वो बहुत विनम्र और समझदार इंसान था। पूनम को जब होश आया तो उससे बात करने का मौका मिला। घबराइए मत आंटी जी, अब आप बिल्कुल ठीक है। बेटा, तुम कौन सी कास्ट के हो? मैं कुशवाहा हूँ आंटी जी। अरे वाह, हम भी कुशवाहा हैं। बेटा, शादी हुई है तुम्हारी? नहीं आंटी जी, अभी नहीं। इतने बड़े डॉक्टर हो, खूब दहेज मिलेगा तुम्हें तो। नहीं आंटी जी, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ और मेरे घर में भी कोई दहेज नहीं लेता। हम तो बस ऐसी लड़की चाहते हैं जो हमारे परिवार को समझे, मेरा साथ दे। ये सुनकर पूनम की आंखों में चमक आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि पूजा के लिए ये लड़का ठीक रहेगा। उसी समय महक और प्रभाकर अस्पताल पहुंचते हैं। मम्मी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अस्पताल से लौटने के बाद पूनम का मन डॉक्टर की सादगी से बहुत प्रभावित था। वो एक पल भी नहीं चुकी और उसने घर पहुंचते ही पूजा की शादी का प्रस्ताव प्रभाकर और महक के सामने रख दिया। ये सुनकर महक और प्रभाकर के चेहरे सन्न पड़ गए। अरे माँ, आप भी ना, वो इतना बड़ा डॉक्टर है, ऐसे थोड़ी हमारी पूजा से शादी कर लेगा। देख बेटा, मैं सब समझती हूँ, पर वो लड़का और उसके घर वाले बहुत नेक है, दहेज के खिलाफ है। मैंने खुद उससे पूछा है। लेकिन माँ, शादी का खर्चा, सगाई का इंतजाम कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। अरे बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। अगर हम चुक गए तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। महक, अब तो हम बुरी तरह फंस गए। क्या करे, कहाँ से लाए इतना पैसा? अब तक जो तकलीफें उन्होंने सही थी उससे ये साफ हो गया था कि इस सोसाइटी में उनके लिए कोई इज्जत नहीं बची थी। वो जहां भी जाते उनको ताने ही सुनने को मिलते थे। आखिरकार एक रात दोनों ने फैसला ले लिया। महक, अब और नहीं सहा जाता, चलो वापस वहीं चलते हैं, अपनी पुरानी कॉलोनी में। हाँ प्रभाकर, कम से कम वहां के लोग हमें समझते तो थे। ये दिखावे की सोसाइटी तो बस हमारा तमाशा बना रही है। इस फ्लैट को किराए पर चढ़ा देंगे, उससे इसकी EMI भर देंगे और कार बेच देंगे। बैंक का लोन भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब खुद को और ज्यादा शर्मिंदा करने से अच्छा है कि जो है उसी में खुश रहे। जल्द ही उन्होंने फ्लैट किराए पर दे दिया, कार भी बेच दी और पुराने घर में वापसी की। जैसे ही वहां लौटे मानो उनको सुकून सा मिलने लगा था। उनके छोटे घर में बड़ी राहत मिलने लगी। प्रभाकर देखो ना, यहाँ कम से कम पड़ोसी बात तो करते हैं हमसे, और EMI भी अब मैनेज हो रही है, थोड़ी बहुत तो राहत है। चलो अब पूजा की एंगेजमेंट का इंतजाम करते हैं। ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं करेंगे पर मन से करेंगे। सच कहूं महक, अब लग रहा है कि हम संभल रहे हैं और ये जो सादगी वाला रिश्ता आया है ना, वो हमको किस्मत और भगवान की मर्जी से मिला है। अब पूनम ने डॉक्टर के घर वालों से बात की। उन्होंने सादगी से रिश्ता स्वीकार कर लिया। बिना दहेज, बिना तामझाम
पूजा की सगाई हो गई। अब ये छोटा सा परिवार सादगी से जीना सीख रहा था और उन्हीं खुशियों को समेट रहा था जो उनके पास थी। देखो प्रभाकर, अब हमारी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। हाँ मैं अब तो सोचता हूँ कि चलो बच्चे के बारे में भी सोचे, अभी तो वक्त है। हाँ, अब डर नहीं लगता क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ हैं